Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the remaining part of the chapter, that is structure of earth. In the last class we had discussed about the erosional forces like wind, hydropower and glaciers. So these are the erosional forces और हमने इनमें से एक फैक्टर को स्टडी कर लिया था, that is wind. Wind क्या होती है? What is the wind? Air flowing is known as wind. जो एयर फ्लो कर रही है उसको हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. एंड व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ विंड? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस. एंड जब टेम्परेचर डिफरेंस आएगा तो वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से विंड फ्लो करती है. और मॉनसून्स क्यों होते हैं? मॉनसून एक विंड है, विंड की डायरेक्शन भी चेंज आता है ड्यू टू द सीजनल चेंज की वजह से डायरेक्शन में चेंज आता है विंड की, जिसको हम क्या कहते हैं? मॉनसून कहते हैं. और वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती है वो विंड, इसीलिए वहाँ पर रेनफॉल भी होती है. जहाँ जहाँ पर ये विंड्स जाती है, जहाँ जहाँ पर मॉनसून्स विंड जाती है वहाँ पर रेनफॉल भी होती है, क्योंकि उन विंड्स में क्या होता है? मॉइस्चर होता है. क्यों होता है? क्योंकि वो ओशन टू लैंड मूव करती है या फिर लैंड टू ओशन मूव करती है, और ओशन से मूव करने की वजह से ही उनमें क्या आता है? मॉइस्चर आता है, जिसकी वजह से रेनफॉल होती है. ओके, सो विंड के बेसिस पर हमने टू इफेक्ट पढ़े थे, टू फिनोमिना हमने पढ़े थे, साइक्लोन एंड द लाइटनिंग. ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि थंडरस्टॉर्म. ये सब हमने स्टडी किए थे, ये फिनोमिना हमने स्टडी किए थे कि कैसे जनरेट होते हैं और क्या क्या कॉज हो सकते हैं इसके, क्या क्या डिस्ट्रक्शन इसके हो सकते हैं. जो नेक्स्ट इरोजनल फोर्स आता है वो है हाइड्रो पावर, यानी कि जिसको हम रनिंग वाटर भी कहते हैं. सो हाइड्रो पावर का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ रनिंग वाटर इज नोन एज हाइड्रो पावर. अब आपको पता है कोई रनिंग वाटर है तो वो कितना डिस्ट्रक्शन कर सकता है? हो सकता है वो ट्रीज को अपरूट कर दे, हो सकता है वो सोइल को रिमूव कर दे. सो जो रनिंग वाटर होता है उसमें भी पावर होती है, उसमें भी कैपेबिलिटी होती है. उस पावर को हम क्या कहते हैं? हाइड्रो पावर. जैसे आपको पता है जो रनिंग वाटर होता है उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं. जैसे यहाँ से जो वाटर है वो फॉल होगा, यहाँ पर टरबाइन लगाई जाती है, तो जैसे ही बहुत तेज़ी से अगर उस पर वाटर को फॉल करवाते हैं तो वो टरबाइन घूमने लगती है और आगे वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है. तो जो हमने वाटर को फॉल करवाया, बहुत स्पीड से फॉल करवाया, वो क्या था? रनिंग वाटर था. और वो जो वाटर था फॉल होने के बाद उसने टरबाइन को घुमा दिया, तो वो वाटर की क्या है? कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रो पावर कहते हैं. सो हाइड्रो पावर क्या है? पावर ऑफ रनिंग वाटर इज नोन एज हाइड्रो पावर. ओके, अब नेक्स्ट देखो, हाइड्रो पावर में सबसे फर्स्ट आता है रिवर. रिवर क्या है? अ लार्ज नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन्स एंड एंड्स अप इन अ लेक और सी. रिवर क्या है? एक लार्ज फ्लो ऑफ वाटर है, नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि अपने आप उसमें क्या होता रहता है? वाटर का फ्लो होता रहता है. और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? रिवर्स माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, और एंड कहाँ पर होती है? लेक्स में या सी में जाके वो मिक्स होती है. रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? माउंटेन से, और एंड कहाँ पर होती है? लेक और सी में. ठीक है. इट फॉर्म्स मैनी लैंड फॉर्म लाइक वैलीज एंड डेल्टा. ये बहुत सारी लैंड फॉर्म भी बनाती है, जैसे कि वैलीज एंड डेल्टा. अब इस रिवर के इम्पोर्टेंस क्या है? सो इट प्रोवाइड द वाटर फॉर ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स. यानी कि सबको वाटर प्रोवाइड करवाती है, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट्स हो. ब्रिंग फर्टाइल सोइल यूजफुल इन एग्रीकल्चर. और साथ ही साथ फर्टाइल सोइल भी लेकर आती है, जो कि एग्रीकल्चर में यूजफुल होते हैं. वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स. यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करा सकते हैं. क्या करते हैं? वहाँ पर बीच में क्या बना देते हैं? इस तरह से डैम बना देते हैं, और यहाँ पर जब रेन का वाटर कलेक्ट होता रहता है या वहाँ पर रिवर का अगर वाटर है तो उसको बहुत तेज़ी से गिराया जाता है. इधर आगे की साइड में क्या होती है? टरबाइन होती है. जैसे ही वाटर इसके ऊपर गिरता है तो टरबाइन घूमने लगती है, और इस तरह से हम क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं. इट प्रोवाइड्स द हैबिटेट एंड फूड. जहाँ पर रिवर होगी
तो वहाँ पर क्या है, वाटर है, और वाटर हर किसी की नीड होती है, तो वहाँ पर क्या होगा, हैबिटेट भी होगा, और वहाँ पर क्या होगा, फूड भी होगा। फूड कैसे होगा, जहाँ पर वाटर होगा वहाँ पर प्लांट भी होंगे, प्लांट होंगे तो फूड होगा, वाटर होगा तो हैबिटेट भी होगा। तो सारी चीज़ें ही किस पे डिपेंड हो रही है, रिवर पर, यानी कि वाटर पर डिपेंड हो रही है। और हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे, हमारी जो सोइल है वो भी फर्टाइल हो रही है, प्रोवाइड वाटर फॉर ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स, और हर किसी को वाटर प्रोवाइड करिए। अच्छा, सोइल फर्टाइल कैसे हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो रिवर है वो माउंटेन से निकलती है। अब माउंटेन में भी मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं माउंटेन में, और जब रिवर वहाँ से निकलेगी तो अपने साथ क्या लेकर जाएगी, अपने साथ मिनरल्स लेकर जाएगी, और जिस सोइल में भी जाके मिक्स हो रही है, जिस सोइल में भी हम इसको मिक्स कर रहे हैं वो उसको क्या प्रोवाइड कर रही है, वो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है, या हम कह दें कि मिनरल प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इस तरह से जो सोइल है वो फर्टाइल हो जाती है। सो इन सब की रीज़न की वजह से ही हम रिवर को क्या बोलते हैं, मदर बोलते हैं। ठीक है, सो टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर वी कॉल्ड इट एज अ मदर, हम इसको क्या बोलते हैं, मदर बोलते हैं। एग्जाम्पल है गंगा, यमुना, चंबल, इन सबको हम क्या बोलते हैं, हमारी मदर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि माउंटेन से तो ओरिजिनेट हुई है, और कहाँ पर जाके ख़त्म होती है, ये लेक और सी में। उसकी इंपॉर्टेंस क्या, इतने सारे इंपॉर्टेंस है, गंगा, यमुना, चंबल, इन सब से हमें इतनी सारी इंपॉर्टेंस मिलती है। जहाँ पर ये है वहाँ पर क्या है, लाइफ भी है, वहाँ पर हैबिटेट भी है, वहाँ पर फूड भी है, इसीलिए वी कॉल्ड एज अ मदर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, वैदिक सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो कौन से बैंक पर बना हुआ है, तो वो बना हुआ है सरस्वती रिवर के बैंक पर। ठीक है, ये आपको लर्न रखना है। अब देखो, व्हेन रिवर हैज़ अ मोर वाटर देन इट्स कैपेसिटी, हर रिवर की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो इसमें इतना वाटर को फिल कर सकती है, लेकिन किसी रिवर की कैपेसिटी से ज़्यादा वाटर उसके अंदर फिल कर रहे हैं हम, उसके अंदर ज़्यादा वाटर आ रहा है उसकी कैपेसिटी से, तो ये क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। क्या हो सकता है, फ्लड आ सकती है। अगर कोई रिवर है वो फिल हो गई और उसमें फिर भी वाटर आए जा रहा है तो क्या होगा, वो ओवरफ्लो करने लगेगा, और फिर भी अगर उसमें हम वाटर आए जा रहा है, रेन आए जा रही है, तो क्या होगा, वो फ्लड आ जाएगी। ठीक है, तो वो बहुत सारे डैमेज को कर सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिवर। नेक्स्ट इज ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर्स क्या होते हैं, देयर इज़ नो रेन इन द कोल्ड एरियाज। जो कोल्ड एरियाज होते हैं वहाँ पर कोई भी रेनफॉल नहीं होती, रेनफॉल नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो बहुत कोल्डर एरिया है। अगर रेन नीचे आएगी तो नीचे आते आते वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, स्नोफॉल कहते हैं। सो देयर इज़ नो रेन इन द कोल्ड एरियाज, रेन वाटर फ्रीज एंड फॉल डाउन्स इन द फॉर्म ऑफ स्नोफ्लेक्स। वो फ्रीज हो जाएगा रेन वाटर, और नीचे आते आते किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्नोफ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम स्नोफॉल भी कहते हैं। ड्यू टू द कंटिन्यूस स्नोफॉल आइस अकोमुलेट्स इन द कोल्ड प्लेसेस। अब अगर कंटिन्यूस स्नोफॉल होता रहेगा तो आपने देखा है नीचे क्या बन जाती है, वाइट सी लेयर बन जाती है, सारा का सारा स्नोफॉल अकोमुलेट हो जाता है। स्लोली लेयर बिकम थिक, और धीरे धीरे करके वो जो लेयर है जो नीचे सरफेस पे रखी हुई है वो थिक हो जाती है। वो कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है एंड हैवी हो जाती है। नॉट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो आगे की तरफ मूव करने लगती है। ठीक है, सो इट स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड। ड्यू टू द कंटिन्यूस स्नोफॉल आइस अकोमुलेट्स इन द कोल्ड प्लेसेस, यानी कि अगर कंटिन्यूस स्नोफॉल हो रही है तो कोल्ड प्लेसेस में नीचे की तरफ सारी की सारी आइस क्या हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे करके वो एक थिक लेयर बन जाएगी और हैवी हो जाएगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो मूव करने लगती है। ठीक है, अब क्या होगा, द मूविंग लेयर ऑफ आइस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड द ग्लेशियर। और ये जो लेयर है जो कि मूव कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं, और स्नो रिवर भी कहते हैं। इज इट ओके? नेक्स्ट इज ड्यू टू द, अब इधर देखना, ड्यू टू द ह्यूज साइज ऑफ ग्लेशियर्स देयर पावर इज टू हाई। अगर ग्लेशियर जितना बड़ा होगा उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी किसी चीज़ को डैमेज करने के लिए। ठीक है, दे ग्राइंड द रॉक एंड ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ। वो क्या कर सकते हैं, अगर बहुत बड़ा ग्लेशियर है तो वो एक रॉक को भी ख़त्म कर सकता है।
ठीक है, उस रॉक को भी ग्राइंड कर सकता है और उसके पाथ को रोक सकता है। अगर ग्लेशियर बड़ा है तो उसकी पावर भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने नोट डालकर लिखा है ग्लेशियर मेल्ट्स एंड कन्वर्ट इनटू द रिवर। अब आपको पता है हमारे अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहे हैं, ये ग्लेशियर जो हैं ये मेल्ट हो रहे हैं और रिवर में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गंगा। जो गंगा थी वो पहले क्या थी, ग्लेशियर थी, और धीरे धीरे वो मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो गई, रिवर में कन्वर्ट हो गई। और इसीलिए जब भी आप गंगा में अगर बाथिंग करते हो, आप उसका पानी को टच करोगे तो आप देखोगे बहुत ठंडा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो हिमालय से निकली है। वो कहाँ से निकली है, माउंटेन्स से निकली है, और माउंटेन से निकलने के बाद ग्लेशियर फॉर्म में थी और धीरे धीरे करके वो मेल्ट होती गई और एक रिवर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ का जो वाटर होता है वो थोड़ा सा कोल्ड होता है। ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग मोर मेल्टिंग अकर। अब जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो मेल्टिंग भी ज़्यादा होगी, विच इंक्रीज द वाटर फ्लो टुवर्ड द सी, जिससे क्या हो रहा है, सी का जो वाटर का लेवल है वो भी बढ़ रहा है। ड्यू टू इट सी लेवल इंक्रीजेज, सिटी सिचुएटेड एट द सी शो ग्रेजुअली सबमर्ज्ड इनटू द वाटर। अब ग्लेशियर अगर मेल्ट हो रहे हैं तो उसमें सी में क्या होगा, वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, और अगर सी में वाटर का लेवल बढ़ जाएगा तो सी के किनारे पर जितनी भी सिटी है वो सारी क्या हो जाएंगी, डूब जाएंगी। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दे रखा है वो है द्वारका, यानी कि जो ओल्ड द्वारका थी वो नीचे सी में डूबी हुई मिली थी, यानी कि हमें डूबी हुई मिली थी ओल्ड द्वारका। उसके बाद इसको फिर से दोबारा बनाया गया, फिर ये फिर से डूब गई, फिर से इसको बनाया गया, रिक्रिएट किया गया। तो इस तरह से ये जो द्वारका है ये है सबमर्ज्ड ओल्ड सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया। ओके, सो दिस इज अबाउट द ग्लेशियर्स। नाउ लेट्स मूव। नेक्स्ट इज ओशियनिक करंट। ओशियनिक करंट क्या होता है, द कंटिन्यूस सर्टेन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सी वाटर ड्यू टू द डिफरेंस इन इंटर टेम्परेचर, डेंसिटी, विंड एंड ग्रेविटेशनल। इसकी वजह से जो करंट जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओशियनिक करंट। यानी कि सी के मूवमेंट की वजह से जो करंट जनरेट हो रहा है, जब सी का मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पर या तो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, जब टेम्परेचर डिफरेंस आएगा तो उसकी डेंसिटी में भी डिफरेंस आएगा, या फिर विंड और ग्रेविटेशनल में भी डिफरेंस है, तो भी क्या होता है, ये ओशियनिक करंट जनरेट होता है। ठीक है, अब ये ओशियनिक करंट भी टू टाइप्स के होते हैं, वार्म ओशन करंट एंड द कोल्ड ओशन करंट। अच्छा, ये जो ओशियनिक करंट है इसको हम रिवर फ्लोइंग इन सी भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो ओशियनिक करंट है वो टू टाइप्स के हैं, वार्म ओशन करंट एंड द कोल्ड ओशन करंट। जो वार्म ओशन करंट है वो क्या है, ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। देखो ये आपकी अर्थ है और यहाँ पर क्या होता है, इक्वेटर होता है। ठीक है, और इधर की साइड क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, और सन की लाइट जो होती है वो डायरेक्ट कहाँ जाती है, इक्वेटर पर जाती है। और इन पे पोल्स पर कैसे जाती है, इंक्लाइंड जाती है। पोल्स पर तो इंक्लाइंड जाती है और इक्वेटर पर डायरेक्ट जाती है। और जहाँ पर सन की लाइट डायरेक्ट जाएगी वो एरिया कैसा होगा, वो वार्म होगा। सो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। वार्म ओशन करंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ये ओरिजिनेट होगा जो एरिया सबसे वार्म होता है। तो एरिया कौन सा वार्म है, इक्वेटर वाला। ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड द पोल। वार्म यहाँ इक्वेटर से ओरिजिनेट होते हैं और पोल की तरफ ये मूव करते हैं। लेकिन कोल्ड ओशन करंट की बात करें तो इसमें रिवर्स होता है, ये पोल्स पर जनरेट होते हैं और इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, वार्म ओशन करंट में क्या होता है, विंड फ्लो अलोंग दिस टेक अवे लॉट ऑफ मॉइस्चर विद इट कोज द रेनफॉल इन हाई एल्टीट्यूड। यानी कि यहाँ से जो विंड फ्लो हो रही है इक्वेटर से पोल की तरफ, इसमें जो विंड में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और विंड में मॉइस्चर होने की वजह से हाई एल्टीट्यूड पर क्या होती है, रेनफॉल होती है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लेसेस वेयर द हॉट एंड कोल्ड स्ट्रीम मीट। यानी कि जहाँ पर हॉट वाटर
हॉट वाटर और जहाँ पर कोल्ड वाटर दोनों मीट कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस आएगा विच गिव बर्थ टू अ स्टॉर्म। और इसी की वजह से क्या आते हैं, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के मिक्स होने की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस होता है, डेंसिटी में डिफरेंस आता है और इसी की वजह से स्टॉर्म्स आते हैं लाइक टाइफून्स और हरिकेन्स। ये सारे क्या हैं, स्टॉर्म्स है जो किसकी वजह से आते हैं, हॉट एंड कोल्ड वाटर के मिक्स होने की वजह से आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ टाइड्स। टाइड्स के बनने का रीज़न क्या होता है। सो टाइड्स अकर व्हेन द सन एंड मून आर इन द स्ट्रेट लाइन। देखो जो टाइड्स होते हैं ना वो तो हर टाइम बनते रहते हैं और किसकी वजह से बनते हैं, जो मून होता है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स बनते हैं, ठीक है। और टाइड्स जो होते हैं वो लेकिन हमें विजिबल नहीं होते, बनते तो हर टाइम है, हमें विजिबल नहीं होते। वो क्यों नहीं होते, क्योंकि देखो यहाँ पर मून है और यहाँ पर क्या है, सन है और मून और सन क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसमें जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स को कम कर देता है, जिसकी वजह से टाइड्स विजिबल नहीं हो पाते। सबसे पहले टाइड्स होते क्या है, ये देखो सी का जो लेवल है कभी बढ़ता है कभी डिक्रीज होता है, यानी कि सी कभी ऊपर की तरफ उठती है, सी की जो वेव्स होती है कभी ऊपर की तरफ उठती है कभी नीचे की तरफ उठती है। तो ये क्या होता है, ये टाइड्स होता है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये मेनली मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। बनते तो हर टाइम है, होता तो ये हर टाइम है, लेकिन विजिबल कब होते हैं, विजिबल तब होते हैं जब मून और सन ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, टाइड्स बन जाएंगे। क्या होगा, देखो मैंने क्या बताया, अगर मून और सन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स मून के ग्रेविटेशनल फोर्स को कम कर देता है, जिसकी वजह से टाइड्स हमें दिख नहीं पाते। लेकिन वो विजिबल कब होंगे, जब मून और सन एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, तो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स को और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें सी में टाइड्स विजिबल होते हैं। सो यहाँ क्या लिखा है, टाइड्स अकर व्हेन द सन एंड मून आर इन स्ट्रेट लाइन। जब सन और मून स्ट्रेट लाइन में होते हैं तब क्या बनते हैं, टाइड्स बनते हैं। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल ऑफ मून एंड सन, और इन दोनों की ग्रेविटेशनल की वजह से सी के लेवल में इंक्रीज होता है या सी का लेवल रेज करता है, जिसको हम अप टाइड कहते हैं। और फॉल करता है, कभी अप करता है, राइज करता है, कभी फॉल होता है। तो जब राइज करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अप टाइड बोलेंगे, और जब फॉल करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, लो टाइड कहेंगे, ठीक है। मेन फैक्टर क्या है टाइड के बनने का, मून ग्रेविटेशनल है। मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड बनते हैं, लेकिन बनते तो हर टाइम है, किसकी वजह से, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। विजिबल कब होते हैं, जब ये एक ही लाइन में आ जाते हैं, मून और सन एक ही लाइन में आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तब मून का ग्रेविटेशनल फोर्स और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टाइड्स हमें विजिबल होने लग जाते हैं। मून ग्रेविटेशनल इज द मेन फैक्टर एंड सन ग्रेविटेशनल, ये दो बार लिख दिया, मून ग्रेविटेशनल इज द मेन फैक्टर एंड द सन ग्रेविटेशनल हेल्प इट व्हेन बोथ आर इन द स्ट्रेट लाइन। मून ग्रेविटेशनल जो होता है वो मेन फैक्टर होता है, लेकिन जब सन स्ट्रेट लाइन में आ जाता है मून के, तो ये हेल्प करते हैं किसमें, इन टाइड्स को विजिबल होने में या फिर इसके मून के ग्रेविटेशनल फोर्स को बढ़ाने में। जब मून सन के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाता है तो ये क्या करता है, सन इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें टाइड्स विजिबल होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडी अबाउट द समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस के समर सॉलिस्टिस कैसे बनते हैं, विंटर सॉलिस्टिस कैसे बनते हैं, डे कैसे होता है, नाइट कैसे होता है, जहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट फॉल होती है तब डे बनता है, और सन की रेज जहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है उस टाइम पर नाइट होता है, ठीक है। और जो अर्थ है वो इंक्लाइंड रहती है 23.5 डिग्री, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस बन रहे हैं। फिर अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, मून कैसे बना, कोई स्टोन था वो जिसका साइज जो था वो मार्स के बिल्कुल सेम था, वो अर्थ से जब टकराया कोलाइड होने के बाद वो डैब्रिज में कन्वर्ट हो गया, और वो डैब्रिज जब अकोमुलेट हुई तो वो क्या बन गया, मून बन गया। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो अर्थ के अराउंड में रोटेट करने लग गया, और
स्टार्स की या फिर हम कह दें सन की लाइट की वजह से वो जो मून है वो शाइन करने लग गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये मून बना। और अर्थ किस तरह से बनी थी, सन के पास से एक बड़ा सा स्टार पास आउट हो रहा था और उस स्टार के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सन में से एक बड़ा सारा मैटर बाहर आ गया था। और जब स्टार वहाँ से चला गया तो वो जो मैटर बाहर आया था वो ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो क्या करने लग गए, सन के अराउंड में रिवॉल्व करने लग गए। ठीक है, तो ये बात हमने अर्थ का ओरिजिन और मून के ओरिजिन में स्टडी की थी। उसके बाद हमने अर्थक्वेक देखा कि अर्थक्वेक कैसे आते हैं, इनका जो ओरिजिनेशन होता है वो कैसे होता है, ओरिजिनेट कैसे होते हैं, वोल्केनो कैसे ओरिजिनेट होते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस और इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस कह रहे थे। तो ये कैसे होते हैं इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस में, अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड सुनामीज हमने स्टडी किए कि कैसे बन रहे हैं। और उसके बाद एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस में हमने किसको स्टडी किया है, इरोजनल फोर्सेस को स्टडी किया है। और इरोजनल फोर्सेस में क्या है, इरोजनल फोर्सेस में विंड, हाइड्रो पावर एंड जो ग्लेशियर्स था उसको स्टडी किया। और उसके बाद हमने ओशियनिक करंट को भी स्टडी किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।